इस अध्याय में हम बीए सेकेंड ईयर के लिए पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। इस अध्याय में समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र और इनके पारस्परिक संबंध और अंतर का अध्ययन किया जाएगा। अर्थशास्त्र की दो प्रमुख शाखाएं होती हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरी समष्टि। ये सन 1933 में सर्वप्रथम रैगनर फिश ने इन शब्दों का प्रयोग किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाई जैसे परिवार, उपभोक्ता आदि के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत कहकर भी पुकारते हैं। माइक्रो शब्द का अर्थ है छोटा या सूक्ष्म। इसमें इन प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता वस्तु की दी गई कीमत और दी गई आमदनी से अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त कर सकता है। एक फर्म वस्तु की दी हुई कीमत पर कितना उत्पादन करेगी। एक उद्योग वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित करेगा। इन समस्त प्रश्नों का उत्तर इस समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से ढूंढने का प्रयास किया जाता है। दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी आर्थिक इकाइयों का या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है: वस्तु मूल्य निर्धारण, साधन मूल्य निर्धारण और आर्थिक सिद्धांत, कल्याण का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत संतुलन की स्थिति से संबंधित होता है। इसमें सापेक्ष कीमतों का अध्ययन किया जाता है, न कि सामान्य कीमत स्तर का। सापेक्ष कीमतों में एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु की कीमत से की जाती है। अब बात आती है दूसरी, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूहों जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, राष्ट्रीय बचत, कुल रोजगार, कुल उत्पत्ति आदि आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। गार्डनर एक्ले ने सबसे पहले 1961 में बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है। यह समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विश्लेषण की उन शक्तियों या तत्वों का अध्ययन किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पादन, रोजगार और कीमतों तथा एक समय अवधि में उनमें परिवर्तन की दरों को निर्धारित करते हैं। एन ग्रेगरी मेनक्यू के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र को समस्त अर्थव्यवस्था से संबद्ध तत्वों जैसे मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक विकास का अध्ययन बतलाया है। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन को 4 भागों में बांटकर किया जा सकता है: आय और रोजगार का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। जे.एम. किन्स ने सन 1936 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के माध्यम से समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में काफ़ी योगदान दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यष्टि और समष्टि दोनों आर्थिक विश्लेषण की एक पद्धतियां हैं। ये 2 शाखाएं हैं। एक में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का व्यवहार आता है, दूसरी में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का व्यवहार आता है। एक का संबंध लघु से है, दूसरे का संबंध विशाल से है। इन दोनों का अंतर प्रमुखतया रीति के प्रश्न को लेकर होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक मात्राओं में बड़े समूह और उनके औसत शामिल होते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की अपनी कुछ सीमाएं हैं। फर्स्ट है, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं करता। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था की गतिविधि पर प्रकाश नहीं डालता। इसकी सहायता से हम कुल रोजगार, कुल आमदनी व देश में सामान्य कीमत स्तर आदि के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। यह तो केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही विश्लेषण करता है। दूसरी है पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित। व्यष्टि अर्थशास्त्र प्राय पूर्ण रोजगार की दशा को मानकर चलता है, जो व्यवहार में
नहीं पाई जाती है। इस मान्यता को स्वीकार करते हुए हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि एक उपभोक्ता और उत्पादक किस प्रकार अपने संतुलन को प्राप्त करता है और समाज के जो साधन है उसका आवंटन किस प्रकार किया जाता है। नेक्स्ट में है समष्टि अर्थशास्त्र की क्या इम्पोर्टेंस है या महत्व है। पिगू और मार्शल ने व्यष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं पर अधिक जोर दिया था, लेकिन पिछले लगभग 80-85 वर्षों में समष्टि अर्थशास्त्र काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। 1930 से प्रारंभ होने वाले दशक में विश्वव्यापी जो मंदी हुई आई थी, उसने समष्टि अर्थशास्त्र को काफ़ी आगे बढ़ाया है। किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 में प्रकाशित होने के बाद समष्टि मूलक जो इकोनॉमिक्स है उसने दिन दुगुनी और रात चौगुनी प्रगति की। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व कुछ बिंदुओं के द्वारा बताया जा रहा है। फर्स्ट है समष्टि सरकार की आर्थिक नीति के निर्धारण में महत्व है। रिचर्ड टी फ्रोयन के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र को पॉलिसी ओरिएंटेड यानी नीति परक माना गया है। इसमें इस प्रकार का प्रश्न किया जाता है कि सरकारी नीतियां कहां तक उत्पत्ति व रोजगार को प्रभावित करती हैं, मुद्रास्फीति किस सीमा तक दुर्भाग्यपूर्ण सरकारी नीतियों का परिणाम रही हैं, कौन सी सरकारी नीतियां अनुकूलतम या ऑप्टिमल मानी जा सकती हैं। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन व समष्टि अर्थशास्त्र। आज के युग में विकासशील व विकसित देश आर्थिक नियोजन के द्वारा अपना आर्थिक विकास करने में संलग्न हैं। आर्थिक नियोजन में संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है, अतः यह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। नियोजन की प्रक्रिया में बचत व निवेश की दरें निर्धारित की जाती हैं और इनको बढ़ाने के उपाय भी देखे जाते हैं। तीसरा पॉइंट है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए समष्टि का अध्ययन आवश्यक है, यानी मैक्रो लेवल के लिए माइक्रो लेवल जरूरी है। एक उद्योग में मजदूरी का निर्धारण अर्थव्यवस्था में मजदूरी की स्थिति से प्रभावित होता है। एक वस्तु की कीमत बहुत कुछ उस देश में प्रचलित सामान्य कीमत स्तर से प्रभावित होती है। अर्थात जो यूनिट है माइक्रो लेवल पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो मैक्रो लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटी से प्रभावित होती है। समग्र या समूह का ज्ञान पृथक से आवश्यक। समूह या समग्र केवल व्यक्तिगत इकाइयों का जोड़ मात्र नहीं है, इसके व्यवहार की अपनी भी स्वतंत्र विशेषताएं होती है जिनसे परिचित होना आवश्यक है। जैसे वन में विभिन्न प्रकार के पेड़ होते हैं, लेकिन वन की अपनी एक विशेषता होती है, कुछ अपनापन होता है जिससे उसकी पहचान होती है। एक अर्थव्यवस्था भी विभिन्न स्वतंत्र इकाइयों का समूह मात्र नहीं होती। कुछ पुराने उद्योग नष्ट हो जाते हैं, नए उद्योग डेवलप होते हैं और अर्थव्यवस्था निर्बाध रूप से आगे चलती रहती है। अब आगे बात की जा रही है समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, लिमिटेशंस। समष्टि अर्थशास्त्र में जोड़कर जो रिजल्ट निकालने का प्रोसेस है वो बहुत जटिल है। फॉर एग्जाम्पल विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य आंक कर उनकी सहायता से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना काफ़ी कठिन होता है। सामान्य मूल्य स्तर का पता लगाने के लिए थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उनके भार का निर्धारण, वस्तुओं के चुनाव, कीमत संग्रह को लेकर अनेक प्रकार की कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, भ्रमात्मक परिणाम निकालने का भय। सांख्यिकी विधियों से यदि आप पूर्णतः परिचित नहीं हैं तो कई बार गलत परिणाम भी निकाल लेते हैं। मान लीजिए कृषि पदार्थों के भाव घट गए हैं और औद्योगिक पदार्थों के भाव बढ़ गए हैं। ऐसी परिस्थिति में सामान्य कीमत स्तर को देखकर, कांस्टेंट देखकर इन दोनों ही क्षेत्रों की विभिन्न और विपरीत दशाओं का ज्ञान नहीं हो पाता। तीसरा, विशाल इकाइयों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने में कठिनाइयाँ। किसी भी अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़ी इकाइयाँ जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय निवेश, आर्थिक विकास की दर, सामान्य कीमत स्तर आदि के लक्ष्य के अनुसार
उनको बदलना काफ़ी कठिन हो जाता है। भारत जैसे देश में तो जहाँ कई फिजिकल फैक्टर पाए जाते हैं जो लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति नहीं होने देते। अब हम इसमें चर्चा करेंगे समष्टि मूलक विरोधाभास या जोड़ संबंधी भ्रम या संयोजन तर्क दोष, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। केई बोल्डिंग ने ऐसे कई समष्टि मूलक विरोधाभासों का उल्लेख किया है। ऐसे जीवन में कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनमें जो बात किसी एक अंश के लिए, पार्ट के लिए सही है वो समग्र के लिए सही नहीं होती। इसे समष्टि मूलक विरोधाभास यानी मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेज कहा जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति बचत करता है, उसके लिए वो बहुत अच्छी बात है, लाभप्रद है, लेकिन यदि समस्त राष्ट्र अधिक मात्रा में बचत करता है, उपभोग घट जाता है, तो विशेषतया मंदी की स्थिति में इसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो जाएगी। इसे बचत का विरोधाभास कहते हैं। इस प्रकार जो बात व्यक्ति विशेष के लिए उचित है वो समस्त राष्ट्र के लिए अनुचित प्रमाणित हो सकती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। यदि एक कृषक की पैदावार अधिक हो जाती है तो उसकी आमदनी तो ऊंची हो जाती है, लेकिन यदि समस्त कृषकों की रिकॉर्ड फसल का उत्पादन हो तो कृषिगत आमदनी भी घट सकती है।